100+ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ वन लाइनर के फॉर्म में, कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में। आने वाले एग्जाम्स जितने भी आने वाले हैं सबके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो शुरू से लेकर अंत तक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये दूसरा स्थान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट तक जो डिस्टेंस है, विस्तार है, वो 2933 किलोमीटर है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो ये 17% भारत में निवास करता है विश्व की कुल जनसंख्या का। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, वो किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 3 बड़े राज्य हैं भारत के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में स्थित हैं। दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो ये दक्कन का पठार जो है, डेक्कन प्लेटू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में दक्कन का बड़ा पठार स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में है अरावली की पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सियाचिन है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? तो ये सतपुड़ा पर्वत है, जो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में निकलती हैं उससे घिरा पर्वत है, उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट आते हैं, भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ चाय जो पाई जाती है वो दार्जिलिंग में पैदा होती है। ठीक है, उत्पादकता तो चाय की सबसे अधिक असम में है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पाई जाती है दार्जिलिंग में। देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? जो ग्रीन टी जो हम पीते हैं वो किस राज्य में पैदा होती है? तो वो हिमाचल प्रदेश में होती है। भूकंप तथा इससे संबंधित बड़ी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सेस्मोलॉजी। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई है। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं इसको, क्योंकि कुछ सिमिलरिटीज इसमें होती हैं। तो ये है शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी और समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? यानी कि पृथ्वी पर समुद्र तल से बहुत अधिक नीची झील कौन सी है? तो उसको कहते हैं डेड सी, यानी मृत सागर। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? तो एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तुर्की जो है एशिया में वो प्रवेश द्वार है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये मैक्सिको है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पाए जाते तो वो पैदा होते हैं? तो रूस में होते हैं। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये फिनलैंड है, जो 1000 भूमि की झीलों के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर एल्लोरा में है, जो औरंगाबाद में है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। सागौन, पीपल, नीम वृक्ष किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण हैं।
सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मृदा है, जिसको दोमट भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने मापा था। सम्मिलित रूप से नॉर्डन के नाम से जाने वाले देश कौन से हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। इन 5 देशों को नॉर्डन कंट्रीज भी कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा है। प्रथम की बात करें तो ये चीन है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशन भी बोलते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? कोयले के भी काफ़ी प्रकार होते हैं, तो सबसे जो अच्छा जो कोयला माना जाता है उसको एंथ्रासाइट कोयला कहा जाता है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? बाखड़ा बांध। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? यानी कि ड्राई अगर लैंड हो तो उसके लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी रहेगी? तो मूंगफली आप उसमें उगा सकते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन ऐसी नदी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन वो एक दिशा में न बहकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील जो है वो विक्टोरिया झील है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये सिंहभूम है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद करते हुए चलना है। लेटराइट मिट्टी की सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की होती है? यानी जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक बहुलता किस चीज़ की है? ये है आयरन और सिलिका की। लावा के प्रभाव से जो मिट्टी निकलती है, ये कपटी नहीं, ये मिट्टी है। लावा के प्रभाव से जो मिट्टी निकलती है, यानी कि जो लावा बनता है वोल्केनो से, उससे जो मिट्टी निकलती है उसको कौन सी मिट्टी बनती है उससे? तो ये है काली मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना है। लगातार अपरदन के कारण गुफा की छत टूट जाती है, केवल दीवार बचती है। इस आकृति को क्या कहा जाता है? जैसे आपने देखा हो कि गुफाएं रहती हैं तो अपरदन होता रहता है, इरोजन होता रहता है, इसके कारण जो छत है उसकी टूट जाती है, सिर्फ दीवार जैसी खंडर जैसा बचा रहता है। दिखा होगा आपने, उसको स्टेक बोलते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म में उसको स्टेक बोलते हैं। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ये है 25%। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। कहाँ पे होती है? असम में होती है। पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सिडार। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चेंज हो जाता है, वो क्या बन जाता है? जमुना बन जाता है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। भारत का दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। मानसून के लौटने के समय विशेषकर किन राज्यों में वर्षा होती है? तो मानसून जब लौटता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिट्रीट मानसून, तो इससे किस राज्य में वर्षा होती है? तो दक्षिण भाग में होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? विटुमिनस प्रकार का है, जो गोंडवाना काल से मिला है। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे टाइगर बहुत सारे हैं, तो ये मध्य प्रदेश। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो ज़्यादातर कोलार कर्नाटका में स्वर्ण पाया जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपको सूर्योदय देखने को मिलेगा। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ भी कहते हैं काली कपासी मिट्टी को। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है जो नदी डेल्टा बनाती है, यानी कि दूसरे उसमें गिर जाती हैं। जब वो उनका खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह गिर जाती हैं। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो यह है गुजरात। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी कैसी मिट्टी है जिसमें सबसे अधिक पानी की मात्रा होती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में पाई जाती है। अब आते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइक्लोनिक रेंज अक्कर ड्यू टू, चक्रवाती वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन ए कहता है राइज ऑफ एयर मास बाई लैंडफॉर्म बैरियर्स, या फिर थर्मल करंट जनरेटेड बाई सरफेस हीटिंग, या फिर ह्यूमिड एडियाबेटिक थर्मल कन्वर्जन, या फिर कूलिंग कॉज्ड बाई कन्वर्जन ऑफ 2 एयर मासेज ऑफ डिफरेंट नेचर। तो इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कूलिंग कॉज्ड बाई कन्वर्जेंस ऑफ 2 एयर मासेज ऑफ डिफरेंट नेचर। यानी कि जब 2 एयर मास डिफरेंट नेचर की, यानी कि एक हॉट है एक कोल्ड है, दोनों मिलते हैं आपस में, तब साइक्लोनिक रेन बनती है। कैसे बनती है?
साइक्लोनिक रेन आर कॉज जब व्हेन द वार्म मोइस्ट एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कूल ड्राई एयर, यानी कि जो हवा है, जो समुद्र के तले पे हवा है जो बहुत गर्म हो चुकी है, वो ऊपर जाने की कोशिश करती है, यानी कि वो ठंडी हवा में मिलने की कोशिश करती है। और जो ठंडी हवा होती है उसका नेचर ऐसा होता है कि वो गर्म हवा में जाने की कोशिश करती है। जब दोनों एक दूसरे के प्रति आ रही हैं तो एक ऐसा मोड आ जाएगा जहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों साइक्लोनिक रेन होती है क्योंकि एक लो प्रेशर है, एक हाई प्रेशर है। लो प्रेशर जहाँ पे गर्म है और जो हाई प्रेशर जहाँ पे ठंडा है। जैसा कि आपने देखा होगा किचन में आप कुछ बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, फिर सब्जी बना रहे हैं, तो पहले वो बहुत गर्म होती है, लेकिन धीरे धीरे जो जैसा हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से वो ठंडी होने लगती है, क्योंकि जो उसकी गर्माहट है, जो उसका गर्म है जो नेचर, वो ठंडे में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर है उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो गर्म जो चीज़ है वो ठंडे में जा रही है, तो इस वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो गया। उसी तरह से आपने देखा होगा कि यदि बहुत ठंड है, एक कमरा है उसमें बहुत ज़्यादा ठंडक है, तो उस ठंडक में गर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वो अंगीठी रख देंगे। अंगीठी से क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो अंगीठी के पास जाएगी और धीरे धीरे जो रूम का टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो साइक्लोनिक रेन होती हैं उसमें वार्म एयर जो होती है, जो यहाँ से निकली होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, और जो ठंडा जो एयर होती है, जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो थोड़ी ठंडी एयर होती है वो नीचे की ओर आने की कोशिश करती है। तो ये जब दोनों आपस से मिलती हैं तो एक फॉन्ट तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से साइक्लोनिक रेन होती हैं। आई होप तुम्हें ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड वाइंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वाइंड। पश्चिम और पूर्व व्यापारिक पवनें किस प्रकार की पवनों के उदाहरण हैं। परमानेंट और प्लानिटरी वाइंड्स, नॉन परमानेंट वाइंड्स, सीजनल वाइंड या फिर लोकल वाइंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमानेंट और प्लानिटरी वाइंड। तो ये क्या होती हैं, प्लानिटरी वाइंड या फिर परमानेंट वाइंड उसको कहते हैं जो वाइंड दैट आर कॉज्ड ड्यू टू एयर प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर लैटिट्यूड। एक लैटिट्यूड में जो प्रेशर डिफरेंस है, एयर प्रेशर का जो डिफरेंस है, दूसरे लैटिट्यूड में जो एयर प्रेशर डिफरेंस है, उसकी वजह से हमारी जो ये वाइंड है ये बनती है। परमानेंट और प्लानिटरी इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि हमेशा ही चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। और ये एयर प्रेशर में जो लैटिट्यूड में जो डिफरेंस होता है एयर प्रेशर का, कि कहीं भी थोड़ी गर्म है, कहीं भी थोड़ी ठंडी है, तो इस वजह से जो डिफरेंस बनता है उस वजह से ये जो हवाएँ हैं चलती हैं। तो ये रही ट्रेड विंड, ये जो चल रही हैं ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह प्रेशर लो है, एक जगह हाई है, तो दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं और चलती रहती हैं, और ये हमेशा चलती हैं। ट्रेड विंड दैट ब्लोज साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एंड एज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड और साउथ में कहेंगे साउथ ईस्टर्न ट्रेड। एंड आर प्राइमरली कॉज ड्यू टू कॉर्लिस इफेक्ट और फेरल लॉ। कॉर्लिस इफेक्ट की वजह से आपस में चलती हैं। Which of the following does not belong to सप्त सिंधु और सेवन रिवर mentioned in ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सप्त सिंधु या ऋग्वेद में वर्णित 7 नदियों से संबंधित नहीं है। रावी, चेनाब, मरकंदा या फिर झेलम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरकंदा जो है वो सप्त सिंधु नदियों में नहीं आती है। तो सप्त सिंधु नदियों में कौन कौन सी हैं जो ऋग्वेद में मेंशन है। इंदस है, वितस्ता है, अक्सकिनी है जो कि चेनाब कहा जाता था जिसको, और वितस्ता को झेलम कहा जाता था। प्रसूनी या फिर इरावती को रवि कहा जाता था। रावी नदी, विपाशा को व्यास कहा जाता था। सतुद्री को सतलज कहा जाता था, और सरस्वती जो कि सूख गई है अब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। में से कौन गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्थ अमेरिका जो है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। तो शुरू में जो हमारे ये जो अर्थ बनी थी उसमें गोंडवाना लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोंडवाना लैंड आपस में जुड़ी, बनी, टूटी, इस वजह से हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है। तो शुरू में कौन जो था वो पार्ट नहीं था गोंडवाना लैंड का। तो इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अमेरिका भी था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका उस टाइम पर गोंडवाना लैंड में नहीं हुआ करता था। तो नॉर्थ अमेरिका वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। एंशिएंट कॉन्टिनेंट गोंडवाना इनकॉर्पोरेटेड प्रेजेंट डे अमेरिका, अफ्रीका, अमेरिका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये सब आते हैं गोंडवाना लैंड में। विच पार्ट ऑफ द सोइल हैज़ ऑर्गेनिक मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। मिट्टी के किस भाग में कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और पानी के साथ शामिल है। यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल तो है लेकिन इसके साथ साथ मिनरल मैटर है, न्यूट्रिएंट है और वाटर भी है। तो कौन सा ऑरिजिन है ये। तो ये है ऑप्शन डी, हॉरिजन ए में ही सब पाया जाता है। तो सॉइल हॉरिजन में क्या होता है। सॉइल हॉरिजन में सबसे ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक
ह्यूमस वाला जो पोर्शन है वो आता है। इसके बाद क्या होता है, टॉप सॉइल जो ए है ये आती है, यानी कि इसमें मिनरल्स भी हैं, देखो यहाँ पे मिनरल्स भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी है इसमें, और इसके अलावा इसमें न्यूट्रिएंट भी हैं। इसके अलावा ई आती है, ई में ई जो है एलिवेशन लेयर है, इसमें लीच्ड मिनरल हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी है थोड़ा सा। सब सोइल आती है जिसमें डिपॉजिटेड मिनरल है और मेटल सॉल्ट्स है, इसमें ये आ जाता है, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो गए। इसके अलावा पेरेंट रॉक आती है, पेरेंट रॉक में जो पार्टली वेदर्ड रॉक हैं, जो पृथ्वी के नीचे जो जम गई हैं रॉक, वो आती हैं। और जो आर है, जो आर पोर्शन है, आर हॉरिजन है, इसमें बेड रॉक जो कि सबसे नीचे हिस्सा है, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक आती हैं इसमें, यानी कि वो वेदर्ड नहीं हुई हैं और पेरेंट रॉक है एकदम मजबूत, ये सब आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी तट रेखा है? तो महाराष्ट्र, पुडुचेरी, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी में सबसे छोटी तट रेखा है। तो ये कितनी है? टोटल कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 7,517 किलोमीटर है। गुजरात की सबसे लंबी है जो कि 1915 किलोमीटर है, और पुडुचेरी की सबसे छोटी है जो कि 45 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से किस वन को मानसूनी वन कहा जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये है ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट बिकॉज दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन एंड बेयर लीव्स एट द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन और मानसून सीजन। Which of the following statement is correct? Rice grows best in alluvial clay soil. Coffee grows well in drained loamy soil and warm wet climate. Tea grows well in the drained loamy soil and gentle slope. तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो जो कॉफ़ी है उसको चाहिए वार्म क्लाइमेट और वेट क्लाइमेट, यानी कि वर्षा भी होनी चाहिए और वार्म भी होना चाहिए, और वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, जो लोमी सोइल होती है वो चाहिए कॉफ़ी को। राइस को क्या चाहिए? राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, इसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, बारिश भी बहुत चाहिए, और ये एलुवियल क्ले सोइल में सबसे अच्छा होता है राइस, क्योंकि इसमें ये पानी का ठहराव बहुत होता है। टी को कूल क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल भी चाहिए। द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव। तो ये सब जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है या फिर वर्षा की रिक्वायरमेंट है, ये सब इन क्रॉप में अलग अलग हैं, और मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, गैर धातु खनिज जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं, कौन से रॉक में मिलते हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, या फिर वेदर्ड रॉक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री रॉक में ये सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉन एज, कृषि की स्लेश एंड बर्न प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, सिफ्टिक, या फिर नॉमेडिक। जहाँ पे हम कृषि को मतलब जलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक फसल होगी उसके बाद मिट्टी को उसको जलाने के लिए, साफ़ करने के लिए जला देते हैं कि एकदम साफ़ हो जाए, तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रैक्टिस को कहा जाता है शिफ्टिंग फार्मिंग। तो क्या होता है कि इसको करने से ना, जैसे जलाने से बार बार की फसल हो गई उसके बाद जला दिया, फिर उसको खुला छोड़ दिया, फिर उसके कई महीने बाद फिर फसल लगाई, इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती है। सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी बिकॉज द रिचनेस ऑफ रेन फॉरेस्ट इज इन द ट्रीज। एज लीव्स फॉल और ट्रीज डाइड एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन बाय द सोइल्स ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट आर रिटर्न टू द सॉइल। जैसे कि बार बार जलाने से, बार बार छोड़ने से फर्टिलिटी कम हो जाती है, लेकिन वापस से जब उसमें फसलें उगाई जाती हैं तो सॉइल का जो ऑर्गेनिज्म है, जो अच्छा न्यूट्रिएंट है, वो वापस आ जाता है, और जो ट्री की रूट हैं वो वापस से उस पर स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इस कंटिन्यूस रिसाइकलिंग से क्या होता है, फर्टाइल हो जाती है और ग्रोइंग नेचर जो है मिट्टी का वो हो जाता है। लेकिन क्या होता है कभी कभार कि जब ऐसा वापस में नहीं हो पाए कि जलाने के बाद फिर दूसरी फसल नहीं उग पाई है, या फिर जो फसलें हैं वो कई बार लगाने के बाद भी नहीं उग रही हैं, तो वो जो प्लॉट है वो ख़राब हो जाता है, उसकी जो फर्टाइल शक्ति है वो ख़राब हो जाती है, तो वो इनफर्टाइल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, प्राइम मेरिडियन इज लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंटिंग। प्राइम मेरिडियन देशांतर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 180 डिग्री लैटिट्यूड, 360 डिग्री लैटिट्यूड, या नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0 डिग्री लैटिट्यूड को प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? देखो ये है प्राइम मेरिडियन,
ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 0 डिग्री का है, तो ये प्राइम मेरिडियन है, यानी कि यहाँ पर 0 डिग्री का है। इसके बाद क्या आता है, 30 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा, 60, 60, 90, 90, 120, 120, 150, 150, 180। लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे होता है, यानी कि पृथ्वी का बीच का पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रेश वाटर ऑफ विच रिवर द वेराइटी ऑफ डॉल्फिन शूसू इज़ फाउंड। किस नदी घाटियों के मीठे पानी में डॉल्फिन सूसू की किस्म पाई जाती है? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र, चंबल या फिर A&B बोथ। तो ये है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों में पाई जाती है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। फ्रेश वाटर रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र में वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड शूसू पाई जाती है। फ्रेश वाटर रिवर गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्र में वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड शूसू पाई जाती है, और ये ब्लाइंड डॉल्फिन कहते हैं इसको, शूशू को। इसका इंडिकेशन ये है कि हेल्थ बताता है रिवर की, ठीक है। तो यदि ये हैं तो इसका मतलब है अच्छी चल रही है जो रिवर की हेल्थ है। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल आर किलिंग दिस स्पाइसेज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज से निकलता जो वेस्ट है जिसको बिना साफ़ किए बहा देते हैं, और उस कम केमिकल्स हैं उसकी वजह से जो स्पीसीज है ये मर रही है डॉल्फिन की। It is found with the petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाया जाता है और कच्चे तेल को सतह पर लाने पर को छोड़ा जाता है। तो ये कौन सा है? नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, हाइडल एनर्जी या फिर बायोगैस। तो ये है सही आंसर इसका, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि एक गैस नहीं है, इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन में रिच होता है। इस तरह की सभी गैसेज जैसे मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को नेचुरल गैस कहा जाता है। ये नेचुरली फाउंड होती हैं एटमॉस्फेयर में। नेचुरल गैस जो है उनका रिजर्व जो है डीप इनसाइड द अर्थ, सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोजन के पास उनका रिजर्व पाया जाता है। और लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जो है प्योर फॉर्म में इसको हम यूज नहीं कर सकते कि डायरेक्ट उठाई और ले चले और यूज कर लिया, ऐसा नहीं है। इट इज़ प्रोसेस्ड, इसको प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है क्लीनर फ्यूल में, यानी कि क्लीन फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको कंजप्शन के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि फिर कंजप्ट कर सकते हैं इसको। बहुत सारे बाई प्रोडक्ट इससे बनते हैं। जब हम नेचुरल गैस को प्रोसेस करते हैं, साफ़ करते हैं, तो इसके बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ETC, जो भी हमें जो हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेचुरल गैस को बना रहे हैं, साफ़ करें तो उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो वेस्ट गए, नहीं, उसके बाई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ETC, इन सब को भी हम यूज कर सकते हैं। और तो ये कितना अच्छी बात है। ये नेचुरल गैस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी फ्यूल के रूप में उपयोग करी जाती है। इसके अलावा नेचुरल गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में CNG के रूप में इस्तेमाल करी जाती है, व्हीकल्स में जो हम CNG यूज करते हैं। इसके अलावा ये बॉयलर्स और एयर कंडीशनर में भी यूज करी जाती है। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर जो होते हैं, जो अमोनिया होता है, इसमें भी यूज करी जाती है। कितना अच्छा यूज है नेचुरल गैस का। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू इंडियाज मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख बड़े पैमानों के उद्योग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन E कॉटन टेक्सटाइल, ऑप्शन B आयरन स्टील, जूट इंडस्ट्री, या फिर खादी एंड विलेज। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन D, भारत खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ नहीं है, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, उसका फिक्स्ड एसेट होता है कि 100 मिलियन रुपीज़ हो या फिर 10 करोड़ रुपए हो। इंडियन इकोनॉमी जो है इन इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी ज़्यादा हैवीली करती है, रिलाय इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी कि ये अगर इंडस्ट्री अच्छी चलती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, फॉरेन करेंसी का जनरेशन होगा, और जॉब अपॉर्चुनिटी जो लोगों के लिए, इंडियंस के लिए काफ़ी उभर के आएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट वाई। नर्मदा जो रिवर है वो वेस्ट की तरफ बहती है, लेकिन बहुत सारी अदर पेनिनसुलर रिवर ईस्ट में बहती हैं, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, द लैंड स्लोप फ्रॉम द वेस्ट टू सेंट्रल इंडिया, या फिर नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, क्योंकि ये लीनियर रिफ्ट वैली बनाती चली जाती है, तो इस वजह से वेस्ट की तरफ फ्लो होती चली जाती है। ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है कि ईस्ट में क्यों नहीं, क्योंकि इसकी रिफ्ट वैली बनती है, तो इस वजह से ये जो है वे सीधी स्लोप के साथ ईस्ट में बहती हुई चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक कोंकण रेलवे स्टेशन से लाभान्वित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द कोंकण रेलवेज? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, MP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, तमिलनाडु, केरल, नॉन ऑफ द एबव।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है वो कोंकण जो रेलवे है उसके बेनिफिट्स से वो होंगे लाभान्वित। कोंकण रेलवे इज़ अ रेलवे ऑपरेटेड बाय द कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में महाराष्ट्र इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। निम्नलिखित पहाड़ियाँ मौजूद हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो कौन सी पहाड़ी है? पकाडमम, नीलगिरी, अन्नामलाई या फिर सह्याद्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलगिरी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन द इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। भारत में से कौन सा रॉक सिस्टम खनिजों के भंडार के रूप में भी जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे खनिजों का भंडार है इस रॉक सिस्टम में। तो कौन सा है? धारवाड़, आर्केनियन, विंध्यन या फिर कडप्पा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, धारवाड़ सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा। धारवाड़ सिस्टम इज अ स्पेशल बिकॉज इट इज़ फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक इन इंडिया, यानी कि पहली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक है इन इंडिया। मेटामॉर्फिक क्या होता है? इग्नियस से भी फॉर्म चेंज हुआ, सेडिमेंट में इरोजन होते होते सेडिमेंट से भी अपने आप दूसरी फॉर्म में चेंज होना कि और फॉर्म में चेंज हो गई रॉक, इरोजन के कारण, रेनफॉल के कारण या फिर कोई और कारक हो सकता है, तो ये मेटामॉर्फ में चेंज हो गई। तो पहली ऐसी जो मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक थी वो थी धारवाड़ रॉक सिस्टम। उसका नाम धारवाड़ सिस्टम इसलिए पड़ा क्योंकि उनको पहले धारवाड़ रीजन में स्टडी किया गया था जो कि कर्नाटक में है, लेकिन वो अरावली, तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय, दिल्ली इन सब में भी पाई जाती हैं। आउट ऑफ दीज छोटा नागपुर प्लेटू जो है उसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे माइका, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, कोर, ETC। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पस। भारत की जल संस्थानों का कितना प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? 50%, 63, 84, 56। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 84% जो है कितना ज़्यादा पानी यूज करते हैं हम इरीगेशन के लिए, जो खेतों में सिंचाई होती है उसके लिए यूज किया जाता है। 84% ऑफ द वाटर इज यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पस। ऑफ द इरीगेशन फाउंड इन इंडिया कुआं हो गया, टैंक हो गए, कैनाल्स हो गए, ETC। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर द रिवर गंगा एंड इट इज़ वन ऑफ द अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। रिवर गोदावरी को वृद्धा गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका लार्ज साइज है और एंड एक्सटेंड अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये गोदावरी रिवर की पिक्चर है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका सही आंसर कमेंट में। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 20 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी अंडमान सी या फिर ऑप्शन डी बे ऑफ बंगाल। तो इसका सही उत्तर है, सॉरी आपको ही बताना है। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।